नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार कोरोना को लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आंकड़े भी बताएंगे, लेकिन सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ क्या कुछ कह रहे हैं वो अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और कर रहे हैं, वो अत्यंत सराहनीय है। न केवल सुरक्षा के मोर्चे पर, अभी तो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई समस्या आई थी, तब भी एक हाई रिस्क जोन था, वहां पर भी इन लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया। जब अचानक दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में पलायन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश की ओर, उस समय भी वहां पर उन लोगों की सेवा के साथ साथ उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की शासन की योजना के तहत कार्य करने के साथ ही 21 दिनों के प्रारंभिक लॉकडाउन के कार्यक्रम के दौरान PRB 112 के माध्यम से प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का जो कार्य किया गया था, उसने एक नई छवि पुलिस की स्थापित की है, बनाई है। और एक तरफ सुरक्षा और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के रूप में जो कार्य यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है, यह तो एक उदाहरण है ही। साथ साथ अपने स्वयं के वेतन में से धनराशि इकट्ठा करके 20 करोड़ की राशि आज उत्तर प्रदेश के कोविड केयर फंड में, जिससे यहाँ पर हेल्थ की सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें, इसके लिए आज प्रदान किया है। मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस के सभी अधिकारियों, सभी कर्मियों को इसके लिए हृदय से प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस प्रतिबद्धता के साथ वे लोग कार्य कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा और उनकी सेवा में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं, ये निश्चित ही अन्यों के लिए प्रेरणा बनेगा। मैं अपनी ओर से पुलिस फोर्स के सभी जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। तो आप देख रहे थे कि इस तरीके से सीएम योगी कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अधिकारी लगातार अपने वेतन से फंड में जमा कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमित लोगों की मदद हो सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई भी लापरवाही बरतता हुआ नजर आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सभी अस्पतालों में पूरे प्रबंधन है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण के मामले को कहीं ना कहीं रोका जा सके, लगाम लगा जा सके। लेकिन अगर बात आंकड़ों की करें तो पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले 11,000 के पार इस वक्त पहुंच चुके हैं। देश की भर की बात करें तो देश भर में 377 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यानी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक जहां एक तरफ बढ़ा दिया गया, वहीं लगातार संक्रमितों और मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो 24 घंटे में लगभग 1076 मामले नए सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,000 के पार यानी 11,500 इस वक्त पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कुल जो संक्रमित मरीज है अभी 11,000 के पार पहुंच चुका है और मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो 377 मौत अब तक हो चुकी है। वहीं जिस गाइडलाइंस की बात करी जा रही थी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और कल ऐसा कहा गया था कि आज गाइडलाइंस जारी होंगी, तो गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई लॉकडाउन को लेकर। और गृह मंत्रालय ने भारत में कोरोना से निपटने के लिए मंत्रालयों, विभागों, भारत सरकार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के उपायों के साथ ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनके मुताबिक अगर बात करें तो कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। बसें, ट्रेनें, मेट्रो सर्विस सभी बंद रहेंगी 3 मई तक। पूरी जानकारी क्या है और इस गाइडलाइंस में क्या क्या है, कुछ ही देर में हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी जुड़ेंगे और पूरी आसान भाषा में समझाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी लोगों को इस गाइडलाइंस के बारे में समझ नहीं आया है कि क्या क्या छूट दी गई है और क्या क्या नहीं दी गई। बसें, मेट्रो सर्विस की अगर बात करें तो 3 मई तक वो सभी बंद रहेंगी, सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना
बेहद अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा। यानी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें तमाम बातें हैं और तमाम बातें हम आपको लगातार बता भी रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो आंकड़े इस वक्त 11,000 के पार पहुंच चुके हैं, 377 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग राज्यों से हम कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता जुड़े और पूरी जानकारी हम उनसे लें। अगर बात सरकार की गाइडलाइंस की करें तो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, बसें मेट्रो सर्विस बंद रहेंगी, स्कूल नहीं खोले जाएंगे, सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। इशफाक गौहर इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, सीनियर साथी हैं, पूरी समझ रखते हैं इस खबर पर। और सुबह जब वो प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने ब्रेकिंग दी थी इस खबर की कि गाइडलाइंस जारी की गई है। इशफाक, अगर इस गाइडलाइन की हम बात करें, इस गाइडलाइन के बारे में अभी भी पूरी तरीके से लोग नहीं समझ पाए हैं, क्या कुछ छूट दी गई है, क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार हमें कमेंट आ रहे हैं, फोन भी आ रहा है कि पूरी तरीके से गाइडलाइंस क्या है, कौन से स्थल बंद रहेंगे, कौन से स्थल खुले रहेंगे और क्या क्या इस गाइडलाइन में है। आपने सुबह से पूरी नजर इस पर बनाई हुई है, क्या कुछ गाइडलाइन में है, आसान भाषा में आप अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे? हर्ष, अगर जो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, ये ऑलमोस्ट वैसी गाइडलाइंस है जो पहले लॉकडाउन के बाद दे दी गई थी और जो बातें उस वक्त लिखी गई थी कि इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए, जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लगभग ये सारी कार्रवाई जो है उसी तरीके की आज भी है। लेकिन कुछ नई चीज़ें जो है वो इसमें ऐड की गई है। एक तो ये जो एडवाइजरी आई है इसमें कहा गया है कि 3 मई तक यानी 3 मई तक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। यानी 3 मई तक किसी तरीके का भी ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चलेगा। इस ट्रांसपोर्ट की व्याख्या हम इस तरीके से करेंगे, एक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट चलता है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे साउथ दिल्ली की हम बात करें तो मेटाडोर सर्विस चलती थी, 10 तरह के ऑटो चलते थे, ई रिक्शा चलेंगे, उन सब पर बैन है। दूसरा है कि इंटर स्टेट गाड़ियां चलती थी, दिल्ली से हरियाणा, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कहीं और जाती थी गाड़ियां, उस पर भी कंप्लीट बैन है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है, सब व्हीकलों पर जो है वो बैन लगा दी गई है। तीसरा, जो मेट्रो सर्विसेज है, चाहे दिल्ली की है, मुंबई की है, जहां पर भी मेट्रो सर्विसेज है वो सारी बंद रहेंगी। फिर रेलवे सर्विसेज बंद रहेंगी और एयर सर्विसेज भी जो है वो बंद रहेंगी। अब रेलवे सर्विसेज में जो चीज़ चलेगी वो गुड्स एंड एसेंशियल ट्रेन जो चलती है, मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, मालगाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। और इसी तरीके से जहाज की जहां तक हम बात करेंगे तो कैरियर फील्ड्स जो है, जो गुड्स कैरियर है जिसमें दवाइयां हो, कुछ और चीजें हो, वो चलाने की इजाजत जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से दे दी गई। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो कंप्लीटली लॉकडाउन रहेंगे। और इसका जो वहां पर नुकसान बच्चों को होगा, इनको कहा गया है कि ई क्लासिंग के जरिए से बच्चों को पढ़ाया जाए। और उसमें यह कहा गया कि दूरदर्शन और लोकल नेटवर्कों का फायदा उठाकर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए और जितना भी हो सके ये इस तरीके से चलाने की इजाजत जो है वो दे दी गई है। और तीसरी बात जो इस लॉकडाउन के हवाले से जो बताई गई है, जिन्हें छूट दे दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि अब मनरेगा के तहत काम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार इसमें देखा है कि लॉकडाउन में ये जो बात कही गई है, मनरेगा के तहत काम शुरू किया जाएगा। और जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो इस बात का तयन करेंगे कि कौन लोग हैं जो वहां पर काम करेंगे और सोशल डिस्टेंसेस और दीगर जो प्रोटोकॉल है उसका वो जो है वो फॉलो ऑन ले लेंगे। इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार ने इसमें जो एक और बात कही है, बैंक जो है और बैंक से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे खुले रहेंगे, वो भी इसमें प्रोविजन जो है वो बना दिया गया है। आईटी कंपनीज के लिए भी प्रोविजन जो है वो खोलने का रख दिया गया है, लेकिन विद मिनिमम स्टाफ, यानी कम से कम स्टाफ रखने की बात कही गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है और हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइज करने की बात जो है वो कही गई है। और हर शिफ्ट के बाद 1 घंटा, यानी अगर एक शिफ्ट सुबह 8 बजे से 1 बजे तक है तो 1 से 2 के बीच में कोई नहीं होगा और वहां पर सैनिटाइजेशन का पूरा सिस्टम जो है वो चलेगा। इसके साथ साथ जो इस बार हम देख
रहे हैं कि इसमें जो एक नई बात आई है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को लेकर, चाहे वो आयुष की बात हो या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हेल्थ के, वो सारे खुले रहेंगे लॉकडाउन के बावजूद भी। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो इक्विपमेंट्स लोग बनाते हैं, गैजेट्स बनाते हैं, वो कंपनियां सारी खुली रहेंगी। और दवाइयां की जो कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं, उन्हें भी कहा गया है कि वो अपना जो है वो सारा सिस्टम जो है वो खोल के रखेंगे। एग्रीकल्चर को छूट मिली है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी इस वक्त कुछ जगहों पर फसल काटने का समय है, कुछ जगहों पर लगाने का मामला है, तो इन दोनों जगहों पे जो है वो छूट दे दी गई है। और वहां पर लोकल अफसर्स को कहा गया है कि वो डू एंड डोंट्स की जो लंबी लिस्ट है उसको जो है वो फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ बैंकिंग का मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपने सारे व्यूअर्स को हमने बता दिया। फिशरीज एक नई बात जो है इसमें आई है, जो माही पालन, जो फिशरीज डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री के साथ लोग हैं, उन्हें भी थोड़ी सी राहत जो है वो दे दी गई है। जो फीड बनाते हैं इन जानवरों के लिए, वो कंपनियां खुली रहेंगी। और इस बार जो वेट डॉक्टर्स हैं, वेटरनरी से जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टरों को भी छूट दे दी गई है। और उन्हें उनके पास आइडेंटिटी कार्ड जो है या उनके जो क्लिनिक्स हैं उन्हें खोलने की बात जो है वो कही गई है। तो कुल मिलाकर ये दो चार चीजें जो है वो छूट में है। बाकी रेस्ट जो आप देखेंगे वो लगातार जो है वो पाबंदी रहेगी। एक चीज जो नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी अहम बात है, चाय के बागात और रबर की जो इंडस्ट्री है उसको इस बार जो है वो इस छूट में लाया गया। और चाय बागान में भी कहा गया है कि कम से कम मजदूरों का काम जो होना चाहिए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन होना चाहिए। और फिर जब वो चाय आप पत्तियां काटकर इंडस्ट्री में लाएंगे तो वहां पर भी जो है एक उसको छूट दे दी गई है, लेकिन विद गाइडलाइंस। अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो वो सील होंगी। बिल्कुल इशफाक, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपना अपराध माना जाएगा, ये भी इसमें लिखा गया है। साथ ही साथ ये भी कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य हो गया। तो इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन? फेस मास्क का जो है, ये जो मास्क लगाने वाली बात है, इसको दूसरी बार आज ऑफिशियल ऑर्डर निकाला गया। पिछली बार भी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सर्कुलर निकला था। अब गृह मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ऑर्डर में इस बात को जो है वो लिखा है। एक तो गुटखा, पान, तंबाकू और लिकर की सारी दुकानें बंद रहेगी, एक वो उसमें कहा गया है। और दूसरी बात जो ये थूकने वाली बात है, इस पर जो है भारी जुर्माने और फाइन की बात कही गई है। और मास्क लगाना अब कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप 3 से ज्यादा लोग किसी भी जगह, 1 से ज्यादा लोग जहां पर जगह जमा होंगे तो वहां पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है। और दूसरा, बिना मास्क के न तो अगर कोई गाड़ी चल रही है, यानी वो उस लिस्ट में है जो एग्जिस्ट लिस्ट है, जिसमें एग्जाम लिस्ट के अंदर जिसको चलने की इजाजत है। और अगर वहां ड्राइवर या उसके अंदर गाड़ी के अंदर लोग देखे गए कि वो मास्क नहीं पहने हैं तो एडवाइजरी के हिसाब से वो गाड़ी सील भी हो सकती है। इसलिए काफी कड़े दिशा निर्देशों वो इस हवाले से दिए गए हैं। चलिए, हमें उम्मीद है हमारे दर्शक समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक पूरी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे सीनियर साथी बता रहे थे कि गाइडलाइंस में क्या क्या है, उसको आप अच्छी तरीके से समझिए कि गाइडलाइंस में क्या क्या है और उसे आप फॉलो भी करिए। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, पंजाब में लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पंजाब में क्या कुछ है किसानों के लिए वो हम आपको दिखाते हैं। लेबर करके बहुत मुश्किल आ रही है। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ जी, मैं ਗਿਆਨਚੰਦ, मेरा पिंड ਧਨਾਣਸੂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਸੁੱਕੀ ਖੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਐਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੇਬਰ ਭੇਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਲਣ, ਘਰ, ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਨੀਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਨਤ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। आपका नाम?
तो ये किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी फसल बिल्कुल तैयार है, सरकार को मंडियां खोलनी चाहिए ताकि हमारी फसल वहां पर बिक चुके। ये हम तस्वीरें आपको पंजाब की दिखा रहे हैं, किसान किस तरीके से परेशान है। वो कह रहे हैं कि हमारी फसल पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सरकार को मंडियां खोलनी चाहिए ताकि हमारी फसल पूरी तरीके से वहां बिक सके और हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल सके। ये किसान कहते हुए भी नजर आए। अगर पंजाब के अलग अलग इलाकों की बात करें, किसानों की बात करें, तो किसानों के पास इस वक्त मजदूर भी नहीं है कि वो अपनी फसल को काट सके, इसलिए वो खुद पूरा परिवार मिलकर लगा हुआ है कि वो फसल को काटे और अब मंडियों तक पहुंचाए। लेकिन अपील ये कर रहे हैं सरकार से, पंजाब सरकार से अपील की जा रही है कि मंडियों को खोला जाए और मंडियों में ये फसल पहुंचाई जाए ताकि उन्हें कुछ रकम मिल सके, क्योंकि किसानों के पास इस वक्त किसान कह रहे हैं कि हमारे पास यही फसल है जिसको बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। अगर ये मंडियों में नहीं पहुंचा, अगर ये फसल मंडियों में नहीं पहुंची तो उन्हें मुनाफा भी नहीं होगा और उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, जिससे वो गुजर बसर करते हैं। पूरी तरीके से फसल पक के तैयार है, कटाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और किसान लगातार कह रहे हैं कि उनकी फसल मंडियों तक पहुंचनी चाहिए। चलिए अब जरा जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू से 4 मामले सामने आए हैं, एक उधमपुर से मामला सामने आया है, 3 जम्मू से मामले सामने आए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ दीक्षा लाइव जुड़ेंगी और पूरी जानकारी इस पर देंगी कि जम्मू में कितने आंकड़े इस वक्त हो चुके हैं, क्योंकि यह संख्या बढ़कर 282 हो गई है और 85 से ज्यादा रेड जोन घोषित कर दिया गया है। दीक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, जम्मू की अगर बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 4 नए मामले सामने आए हैं। कहां से ये मामले हैं और कितने रेड जोन घोषित किया गया है, क्योंकि 85 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जिसको रेड जोन घोषित कर दिया गया और खबर यह है कि 282 मामले पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, 282 आंकड़ा पहुंचता हुआ 4 मामले जो हैं आज जम्मू से आए हैं। सबसे पहले बात करें तो उधमपुर की टिकरी चनास विलेज है, जहां पे डीसी उधमपुर भी ने ये कंफर्मेशन दी है कि वहां से एक मामला सामने आया है, जहां पे 17 लोगों की जो है कोविड-19 के लिए टेस्ट किया गया था, जिसमें से 16 जो थे वो नेगेटिव आए थे और एक आदमी का जो है वो पॉजिटिव आया था, जो कि एसिम्प्टोमेटिक था। बहुत जरूरी है जानना कि एसिम्प्टोमेटिक थे, लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी, चेक किया जा रहा था, तो तब ये जो है मामला सामने आया है टिकरी के चनास का, उधमपुर का। बाकी 3 की बात करें तो ये जो 3 मामले हैं ये तीनों जम्मू संभाग से आए हैं, मेन सिटी से आए हैं, और वो भी 2 हैं उनमें से वो डॉक्टर हैं जीएमसी के। जिस तरह से हमने कल देखा, कल भी जो है बत्रा के जो है डॉक्टर संक्रमित पाया गया और आज भी जो है जीएमसी के 2 डॉक्टर जो है संक्रमित पाए गए हैं। और वही जो तीसरी जो संक्रमित पाई गई हैं वो भी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आई हैं। तो ये 4 मामले जो हैं आज सामने आए हैं। दुखद है कि जो डॉक्टर्स को लगातार जो है बात करें तो वो संक्रमित हो रहे हैं। 2 दिन में 3 मामले जो हैं, जिनमें से 3 लोग जो हैं डॉक्टर्स हैं और बाकी अभी इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी उधमपुर से और 3 जम्मू से। जी दीक्षा, ये विक्रम चौक की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विक्रम चौक पर आज तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, हालांकि पुलिस वाले आई कार्ड चेक करके ही जाने दे रहे हैं, लेकिन वहां पर आज भीड़ नजर आई। विक्रम चौक हो गया या हम सतवारी इलाके की बात कर ले या फिर गुजर नगर, तो पूरी इस तरीके से सील है। नरवाल मंडी की बात करें, क्योंकि आज गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से ये कह रहा है कि आप बेवजह सड़कों पर ना निकलें, लेकिन तस्वीर कुछ और बयां करती है। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से यही नहीं बहुत सारी जगहों पे इस तरह का नज़ारा देखा गया। जम्मू के बात कर रहे हैं आप, जम्मू की जो अलग जगहों पे आज लोग एसेंशियल सर्विसेज ऐसी चीज़ों के लिए बाहर निकले हैं और बाकायदा जो है इजाज़त के साथ जो है मूवमेंट पास के साथ जो इन लोगों को इजाज़त दी गई है जाने की। पर हालांकि देखने में जो है ये नज़ारा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग एकदम जो है बाहर निकल आए हैं। अब देखते हैं कि क्या जो है प्रशासन इस पे क्या प्रक्रिया देता है, पर जितने भी लोग हैं उन्हें बिना इजाजत के, बिना मूवमेंट पास के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। और बात करें कोविड-19 के स्टेटस की अगर बात करें हम हर्ष, तो जम्मू कश्मीर दोनों की बात करें, जो हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है जम्मू और कश्मीर, सबसे पहले अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो वहां पे जो है 157 जो ऐसे लैब टेक्नीशियंस हैं उन्हें इजाजत दे दी गई है कि वहां पे जो है ये लोग टेस्ट कर सकते हैं। जिस वजह से जो है बात करें तो इन लोगों को बिल्कुल दीक्षा, अगर हम रेड जोन की बात करें कि बात करें तो इन लोगों
जो बिल्कुल। 2 हॉस्पिटल है, सीडी अस्पताल, बात करें सीडी अस्पताल और स्किम्स में जो है लगातार कोविड-19 के पेशेंट्स आ रहे थे, उन पे जो है भार ज्यादा हो रहा था। इस वजह से जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इजाजत दे दी है 159 ऐसे लैब टेक्नीशियंस को कि जहां पे कोविड-19 का टेस्ट होगा। और वही अगर जम्मू की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर रेणु शर्मा ने भी ये जो है बयान दिया है और कहा है कि जम्मू में भी लगातार जो है आइसोलेशन वार्ड्स का चयन किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। बहुत सारी जगहें जो है उन्हें चिन्हित भी कर दिया गया है और इन केस फ्यूचर में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि उनको जगहें ढूंढनी हो तो जगहें जो है उनके पास अवेलेबल है, किसी तरह की जो कमी नहीं है आइसोलेशन वार्ड्स और क्वारंटीन करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी प्राइवेट जो है लैब्स जो है वो भी सामने आ रही है और इंटरेस्ट दिखा रही है कि वो भी जो है सहयोग देना चाहते हैं प्रशासन का। सहयोग किया जा रहा है, लेकिन अधीक्षा अगर उन इलाकों की बात करें, क्योंकि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब पहले हमने देखा था कि 77 इलाके रेड जोन थे, अब ये बढ़कर 85 के पार पहुंच गए हैं कि 85 के पार रेड जोन एरिया घोषित किए गए हैं। कल की तस्वीर भी हम दिखा रहे थे, आज सुबह की तस्वीर भी हमने देखी, लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे थे, तो बफर जोन जो था उसको रेड जोन घोषित कर दिया गया। तो क्या लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। अगर हम जम्मू की भी बात करें, श्रीनगर की तस्वीरें तो हमने दिखाई अपने दर्शकों को, लेकिन जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी जो इलाका बफर जोन घोषित किया गया था उसे रेड जोन घोषित किया जा रहा है ताकि कोई भी लापरवाही बरती ना जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे बफर जोन्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट देखी जा रही है। बाकायदा बफर जोन घोषित करने के बाद मतलब यही होता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, चाहे फिर ये प्रशासन की कमी हो या कम्युनिकेशन में कमी हो कि लोग बाहर निकल रहे हैं, पर प्रशासन सख्ती दिखाता हुआ बफर जोन को रेड जोन में घोषित करता हुआ और बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन। जैसे हमने श्रीनगर की बात की, सबसे ज्यादा मामले वहां आते हुए 70 मामले, तो जब से आंकड़ा बढ़ा है तब से श्रीनगर में कंप्लीट लॉकडाउन जो है वहां की नगर प्रशासन द्वारा किया गया है। जम्मू में बात करें तो जम्मू में जो सबसे ज्यादा बात करें जो रेड जोन्स हैं, जहां पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, उन्हें भी जो है प्रॉपर लॉकडाउन किया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। संपूर्ण अपनी तरफ से जो है प्रशासन द्वारा लॉकडाउन किया गया है, सख्त निगरानी रखी जा रही है और जिस तरह से अगर लोग नहीं भी मान रहे हैं तो उनसे सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए बहुत सारी चीजों पे जो है ध्यान रखना है, लोगों पे भी ध्यान रखना है, लोगों को समझाना भी है। लगातार जो है जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि किस तरह से दीक्षा जागरूकता फैलाई जा रही है, तो लोगों को भी समझना होगा कि ये हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए की जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा, जम्मू कश्मीर की पूरी जानकारी देने के लिए। अब जरा हम राजस्थान का भी थोड़ी देर में रुख करेंगे, लेकिन आपको अपडेट हम बता दें, जिस तरीके से ये सामने खबर आ रही थी कि 11,000 के आंकड़े पूरे पार कर चुके हैं, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ चुके हैं। अभी खबर आ रही कि 11,500 का आंकड़ा ये पार कर चुका है और कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ रही है। 337 लोगों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, लेकिन खबर सामने आ रही है पहले जो 11,440 संख्या थी अब वो 500 को पार कर चुकी है, यानी 11,500 को ये संख्या पार कर चुकी है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सामने आए और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको रोकने लगाम लगाने के लिए हम पूरे प्रबंध कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी सीएम उद्धव ठाकरे का बयान कल सामने आया था और जो कल बांद्रा में भीड़ उमड़ी थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा था। राजस्थान की बात करते हैं तो राधिका चौधरी लगातार हमारे तक जानकारी पहुंचा रही है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधिका, राजस्थान की अगर बात करें, सुबह से आप हमें अपडेट दे रही हैं, इस वक्त क्या कुछ आंकड़ा राजस्थान में पहुंचा है? क्योंकि राजस्थान के जयपुर की तस्वीर हम देख रहे थे कि जयपुर में किस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है। आप अलग अलग इलाकों की भी बात करी थी, इस वक्त आंकड़ा का क्या है, सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ प्रबंधन किए गए हैं? बिल्कुल हर्ष, राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में मैं आपको एक यहाँ की बड़ी खबर दे देती हूँ। कुछ ही टाइम पहले जैसलमेर के पोखरण में 1 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव, ये सबसे बड़ी खबर है कि 1 साल यानी 12 महीने के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब ना डॉक्टरों को समझ में आ रहा है ना किसी को समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या एहतियात बरता जाए, क्योंकि अगर वो 12 महीने का बच्चा है तो वो माँ से अलग नहीं रह सकता। माँ की जांच की गई थी, उसकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन उसे 1 साल के बच्चे को कैसे कोरोना हुआ अब तक उसका पता नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन जैसलमेर के पोखरण में 1 साल के बच्चे को कोरोना पाने के बाद में पूरा जैसलमेर और पोखरण की प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, लेकिन बच्चे को क्वारंटाइन कर दिया गया है और छोटा होने की वजह से यानी बहुत कम उम्र होने की वजह से हर्ष उसके साथ मां को रखने का ऐलान किया गया है और पूरे एहतियात के साथ उसका इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाओ कि वैसे आपको बता दें कि
WHO ने भी बताया था कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर देखा जाए तो छोटे बच्चों को भी कोरोना बिल्कुल। पॉजिटिव नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान में, और आपको बता दें कि एक राजस्थान में 13 साल का बच्चा भी शामिल है जिसकी कोरोना पॉजिटिव से मौत हो गई थी। यानी मौत का जो आंकड़ा वो 11 का है और 11वां आंकड़ा जो है वो 13 साल के बच्चे का है। तो ऐसे में आप देखिए राजस्थान की जो स्थिति है कोरोना पॉजिटिव के मामलों को लेकर, हालात बहुत गंभीर है। जिस तरह भीलवाड़ा में काम हुआ वैसा बाकी जगहों पर काम नहीं हो रहा है। और जयपुर की जहां आप बात कर रहे हो, लगातार जयपुर में कोरोना पॉजिटिव के मामले बिल्कुल बढ़ रहे राधिका, हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, डॉक्टर से आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि आप सुबह डॉक्टर से बातचीत कर रही थी जिन्होंने कई संक्रमित लोगों का इलाज किया, उसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद ही वो घर जा सके। तो ऐसी कई तस्वीर भी राजस्थान में देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट्स उस बारे में? बिल्कुल हर्ष, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने जिस सुबह डॉक्टर से बात की थी, मीणा, यानी वो मीणा डॉक्टर थे जिन्होंने 26 कोरोना पॉजिटिव मामलों को नेगेटिव करके उनको घर भेजा और फिर खुद की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करवाई और कम से कम 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहे, घर तक नहीं गए। जब खुद की रिपोर्ट नेगेटिव आई वो और कल घर पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है अगर कहा जाए कि डॉक्टर एक तरफ तो बहुत ज्यादा लोगों को ठीक करके घर भेज रहे हैं, लेकिन ठीक होने के साथ साथ उससे डबल नहीं 4 गुना लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो राजस्थान के जो रामगंज इलाका है, अगर हम बात करें जैसलमेर के, वहां से ये शुरुआत हुई और ये शुरुआत धीरे धीरे आंकड़ा अब 1100 के बीच में आकर आज की बात करें तो 1000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया है। तो लगातार सरकार भी इस पर कड़े कदम उठा रही है, लेकिन बार बार सरकार प्रशासन एहतियात बरतने को कह रही है और सख्ती के साथ इस बार जो लॉकडाउन 2 का ऐलान हुआ है उसमें अगर हम बात करें राधिका, आप राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, एक बात मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान की कई तस्वीरें हम देखते हैं, ज्यादा जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादा मंदिर जाती हैं और विश्वास भी उस पर करती हैं। होता क्या है अक्सर घरों में, अगर किसी बच्चे को बुखार हुआ या तो वो शुरुआती चरण में ये करते हैं कि मेरे बच्चे को नजर लग गई, या फिर कुछ और तरीका अपनाते हैं। तो क्या इस वक्त उन्हें डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी तस्वीर हम राजस्थान से देखते हैं। आप जुड़ी हुई हैं राजस्थान से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने राजस्थान के लोगों की नब्ज पकड़ ली है। आप समझ गए हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है आस्था पे विश्वास रखा जाता है, आस्था पे बड़ा भरोसा होता है लोगों को। और अब ये एक कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, आस्था का ही कारण है कि लोग अभी भी कोरोना को लेकर जागरूक नहीं है। मंदिर मस्जिद जाना जरूरी है, जो लोग सुबह मंदिर जाते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि नहीं जाना है, मत्था टेकना जरूरी है। अगर एक दिन भी हमने भूल कर दी तो भगवान जी पाप कर देंगे। ये लेकर राजस्थान में थोड़ी चीजें ज्यादा आती है, लेकिन इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, राजस्थान में बहुत सारी जागरूकता के साथ लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि कोरोना पॉजिटिव के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को समझना होगा, जागरूक होना होगा कि आप कुछ दिन घर में रहकर पूजा प्रार्थना कर लीजिए। अपनी आस्था को, हम नहीं कह रहे कि आप अपनी आस्था को छोड़ दीजिए, आस्था बरकरार रखिए, लेकिन जब तक कोरोना पर हम पूरी तरह नकेल नहीं कस लेते तब तक आप एहतियात बरते। बिल्कुल राधिका, एहतियात बरतना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, राजस्थान की पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि राजस्थान से आप हैं वो लगातार वहां से हमें अपडेट भी पहुंचाते रहिएगा। लेकिन इस वक्त की अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। जो आंकड़ा है इस वक्त 11,500 को छू चुका है, 377 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा शाम आते आते और पूरा आंकड़ा बताएगा। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की हमने आपको अपडेट बताई कि वहां से 4 जम्मू से नए मामले सामने आए हैं। पूरी तरीके से सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की जरूरत है, हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे सभी राज्य सरकारें हैं अपने अपने स्तर पर तो प्रयास कर रही हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी रक्षा के लिए किया जा रहा है। हमें भी जागरूक होना होगा और हमें घर में ही रहना होगा ताकि आप सुरक्षित रहें और हमारा देश सुरक्षित रहे और इस कोरोना के जंग को हम जीत सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आप हमारे साथ बने रहिए।